क्या सच और क्या है झूठ, बात करेंगे हम दो टूक। नमस्कार, दो टूक में आपका स्वागत है। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। बदलाव कौन नहीं चाहता, हर कोई चाहता है बेहतरी के लिए बदलाव हो। आप और हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में बदलाव चाहते हैं। हम चाहते हैं कि समाज में, देश में और दुनिया में भी अच्छे बदलाव हो। पर एक बात पे टकराव होता है कि दरअसल बदलाव होगा तो कैसे होगा। बदलाव के लिए कुछ लोग सहारा लेते हैं बम बंदूक का, कुछ लोग अलगाववाद का, कुछ लोग हड़ताल का, कुछ लोग अलग अलग तरह के रास्ते अपनाते हैं। लेकिन बदलाव के लिए जो सबसे सही रास्ता है वो शायद भी क्यों बल्कि बिल्कुल एक सही रास्ता जो है वो और कोई नहीं बल्कि राजनीतिक प्रक्रिया है, लोकतंत्र है। और ये एक बार फिर से साबित हुआ जब मणिपुर की इरोम शर्मिला, जिनको आयरन लेडी कहा जाता था, 16 साल तक, जी हां 16 साल तक उन्होंने अनशन किया कि मणिपुर से अफसपा को हटाया जाए। लेकिन 16 साल के अनशन के बाद आखिरकार वो राजनीति में जुड़ गई। उन्होंने अब अपनी नई पॉलिटिकल पार्टी लॉन्च कर दी है और उन्होंने ऐलान किया है कि वो चुनाव लड़ेंगी और जिन मांगों के लिए अब तक वो भूख हड़ताल कर रही थी, उसी मांग को लेकर वो राजनीतिक प्रक्रिया के रास्ते आगे बढ़ेंगी, चुनाव के जरिए आगे बढ़ेंगी। जो कुछ इरोम शर्मिला ने किया उसके बाद ये बात उठनी लाजमी है कि क्या जो कुछ हुआ उससे क्या देश में लोकतंत्र के मजबूत होने का ये प्रतीक है। ये हमारा आज का एक बड़ा सवाल है जिस पर हम चर्चा करेंगे। और जो और भी तमाम अलगाववादी ताकतें हैं, क्या उनके लिए भी इरोम शर्मिला एक कह सकते हैं कि प्रतीक, एक उदाहरण बन सकती हैं। इसी पर हम बात करेंगे। साथ साथ बात यह भी होगी कि लोकतंत्र को कैसे मजबूत बनाया जा सकता है, राजनीतिक पार्टियों की क्या भूमिका हो सकती है। इसी पर आज हम दो टूक बात करेंगे। इससे पहले कि इस चर्चा को आगे बढ़ाएं, हमारी एक छोटी सी रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट पर नजर डाल लेते हैं। मणिपुर से सशस्त्र बल विशेषाधिकार कानून असफा हटाने के लिए 16 साल संघर्ष कर रही मानवाधिकार कार्यकर्ता इरोम शर्मिला ने मंगलवार को इम्फाल में पीपुल्स रिसर्जेंस एंड जस्टिस अलायंस यानी प्रजा नाम से अपनी नई पार्टी बना ली। इरोम शर्मिला ने इस साल अगस्त माह में ही अपना 16 साल पुराना अनशन तोड़कर राजनीति में आने का ऐलान कर दिया था। नई पार्टी के गठन के साथ अपना ये ऐलान उन्होंने पूरा कर दिया। अपनी पार्टी के गठन के साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वो मणिपुर के मुख्यमंत्री इवोनी सिंह के साथ चुनाव लड़ेंगी और उनकी पार्टी असफा को हटाने के लिए संघर्ष करती रहेगी। यानी इरोम शर्मिला की मंजिल वही है, पर रास्ता उन्होंने बदल दिया था। इरोम का ये नया रास्ता कश्मीर, उत्तर पूर्व सहित देश भर में फैले उन नक्सली और अलगाववादी नेताओं के लिए भी सबक बन सकता है जो राजनीति से, चुनाव से दूर रहकर आंदोलन, अलगाववाद और आतंक के रास्ते अपनी बात मनवाना चाहते हैं। इन नेताओं को भी ये समझ आना जरूरी है कि भारत में बदलाव लाया जा सकता है, क्रांति लाई जा सकती है, पर रास्ता सिर्फ लोकतंत्र का ही होगा। तो ये हमारी रिपोर्ट थी और दो टूक में आज जो दो बड़े सवाल उठाएंगे, जिसके इर्द गिर्द जिस चर्चा को समेटेंगे, वो सवाल आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर आ रहे हैं। हमारा आज का पहला सवाल, 16 सालों तक अनशन करने वाली इरोम शर्मिला का राजनीति में आना क्या भारत में लोकतंत्र पर बढ़ती आस्था का प्रतीक है। एक ऐसी नेता जो कि अब तक लोकतंत्र से अलग थी, अगर वो अपनी मांगों के लिए लोकतांत्रिक रास्ते पर आ रही हैं तो क्या ये प्रतीक है इस बात का कि लोकतंत्र मजबूत हो रहा है। और हमारा आज का दूसरा सवाल आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर आ रहा है। हमारा आज का दूसरा सवाल जो है वो ये, उत्तर पूर्व कश्मीर के अलगाववादी और नक्सली इरोम शर्मिला से क्या सबक ले सकते हैं। और आज दो टूक में 3 मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। मैं परिचय करवा दूं, हमारे साथ तरुण विजय जी हैं, भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं। हमारे साथ जयंत घोषाल है, वरिष्ठ पत्रकार, और हमारे साथ जीतू पटवारी जी हैं, कांग्रेस के युवा स्पोक्स पर्सन। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया और स्वागत। तरुण विजय जी, आपने नॉर्थ ईस्ट में काफी काम किया, वहां पर अलगाववाद हमेशा एक समस्या रहती है। इरोम शर्मिला अपनी मांग को लेकर, हालांकि वो अलगाववादी उस तरह से नहीं उनके साथ थी, लेकिन फिर भी वो एक अपनी जिद पर थी, कह सकते हैं एक अलग तरह से आंदोलन चला रही थी। अब वो कह रही है कि लोकतंत्र के रास्ते अपनी मांग को लेकर आगे बढ़ेगी। अच्छा संकेत है आपको? बहुत अच्छा संकेत है अशोक जी। जितने लोग उत्तर पूर्वांचल में अपनी मांगों के लेके काम करते हैं, उनमें कई लोग ऐसे हैं कि जो भारतीय संविधान के विरुद्ध भी बात करते हैं। मैं समझता हूँ कि उनका लोकतांत्रिक अधिकार होता है कि वे अपनी बात कह सकें और उसको खुले तौर पे जनता के सामने लाएं। इरोम शर्मिला बहादुर लड़की है, भारत की लड़की है, भारतीय है और भारत से अलग होने की बात नहीं करती है। उसके अनेक मतभेद रहे कि सेना को यहाँ पे विशेषाधिकार ना मिले, बिल्कुल जो आप विशेष संरक्षण मिलता है सेना को वहाँ पे कार्रवाई के लिए, उसके विरुद्ध वो डटकर लड़ी और हम लोगों ने इरोम शर्मिला का विरोध किया। हमने कहा कि जो आप कह रही हैं वो सत्य नहीं है और सेना को
जब तक वहाँ विशेष अधिकार नहीं मिलेंगे वह वहाँ कार्रवाई नहीं कर सकती और आतंकवादियों के खिलाफ, विद्रोही गतिविधियों के खिलाफ, भारत के विरुद्ध लड़ने वालों के खिलाफ सेना को मजबूती नहीं मिलेगी। लेकिन मणिपुर एक मात्र शक्ति का सबसे सुंदर उदाहरण है। वहाँ पे तमाम समाज की व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, बाजार की व्यवस्था, घर की व्यवस्था, वो मात्र सत्ता केंद्रित है। इरोम उसकी एक प्रतिनिधि, उसकी बेटी है। तो भारत के बच्चों को क्या हम अपनी बात कहने का हक नहीं देंगे? क्या हर एक से हम ये अपेक्षा करेंगे कि वो मेरी बात के अनुसार चले और मेरी बात से सहमत हो तभी वो अपनी बात कह सके? मैं इरोम शर्मिला के इस कदम का बहुत स्वागत करता हूँ और ये लोकतंत्र की विजय, लोकतंत्र की में आस्था ही नहीं बल्कि अंततः उसका अपनी जनता में विश्वास है। बिल्कुल और इसके कारण से हमारे सभी उन लोगों का जो संविधान में, भारत के गणतंत्र में, भारत के लोकतंत्र में और जनता की शक्ति में विश्वास करते हैं, उनके लिए यह एक संतोषजनक और खुशी की बात होनी बिल्कुल। जीतू पटवारी जी, लेकिन अगर इरोम शर्मिला की बात करें तो अभी भी कह रहे हैं कि सपा को हटाना चाहिए क्योंकि सेना वहां पर जो है ठीक से व्यवहार नहीं करती, लोगों के अत्याचार करती है। उनकी मांग वही है पर रास्ता उन्होंने जो है बदल लिया है। आप कैसे देखते हैं इस बदलाव को? श्रीवास्तव जी, जिस तरीके से वर्ल्ड की अगर हम लोकतंत्र की व्यवस्था की बात करें, उसमें हिंदुस्तान ऐसे प्रथम 2, 4, 5 देशों में है जिसने लोकतंत्र के लिए बड़ी चुनौतियों को लेते हुए भी अपने आप को सफल किया है। ये शर्मिला का जो कदम है उसी लोकतंत्र से प्रेरित होकर, उसमें आस्था रखकर, उसको भरोसा दिलाकर और मजबूत करके ये कदम उन्होंने अपने मुद्दों को रखा है, पर लोकतंत्र के जरिए सुलझाने की बात कही है। मैं समझता हूँ यही हमारा एक अपना लोकतंत्र का अच्छा मजबूत पहलू है। आप देखोगे कि आपने जैसे अपने सवाल में ही कहा कि हिंदुस्तान में ऐसे कई अलगाववादी लोग हैं। अभी कश्मीर की बात आई, 76% मतदान हुआ, अलगाववादियों ने बहुत विरोध किया होगा, आतंकवादियों ने बहुत बातें की होगी, पाकिस्तान से और दूसरे देशों से बहुत प्रेशर ऐसा मिला होगा कि ये लोकतंत्र मजबूत न रहे। आज भी वहाँ पर कश्मीर में जो हालात है किसी से छुपे हुए नहीं, फिर भी लोकतंत्र में लोगों ने आस्था जाहिर की और 76% मतदान हुआ और चुनी हुई सरकार है। तो यही हिंदुस्तान की एक अपनी एक विशेषता है और यहाँ के लोगों के जीवन जीने की शैली और लोकतंत्र के भरोसे को मजबूत करने वाले एक भाव, मैं समझता हूँ इसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। लेकिन जयंत घोषाल जी, इससे पहले भी बहुत सारे लोग राजनीतिक पार्टियों में बनाते रहे हैं अपनी मांगों को लेकर। दिल्ली का उदाहरण हमारे सबके सामने, आम आदमी पार्टी भी आंदोलन से उपजी, उसके बाद राजनीतिक प्रक्रिया में आ गई। एक और पार्टी आ जाएगी, आपको लगता है कि कैसे इसको देखते हैं? क्योंकि हिंदुस्तान में पार्टियों की कमी नहीं है और बहुत बार ये वन मैन पार्टियों के रह जाती हैं, उसके बाद कोई रास्ता नहीं होता और अल्टीमेटली लोग भी इस बात से निराश होते हैं कि पॉलिटिकल पार्टियां तो इतनी बढ़ रही है पर बदलाव कुछ नहीं हो रहा। तो आप कैसे देखते हैं? हम इसको स्वागत इसीलिए करते हैं अशोक जी कि हमारे देश एक अखंड भारत है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी जैसे चाइना में 1 पार्टी रूल है, हमारे देश में तो यही लोकतंत्र की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है कि बहुत सारे राजनीतिक दल हैं और उनके जो भावना है, उनके जो कहना है, वो गांव-गांव तक वो पहुंचने के लिए इलेक्शन कमीशन से लेके हमारे एक सिस्टम है जो हमको एक ताकत देते हैं लोकतंत्र की। और देखिए जैसे माओइस्ट लोग ये नेपाल में भी प्रचंड पार्लियामेंट्री सिस्टम में आ रहे हैं। मुझे कभी कभी लगता है कि आज हमारे देश में लोकतंत्र को अगर उनके ताकत को, अगर ये जो नॉर्थ ईस्ट में 7 सिस्टर्स प्लस 1 8 स्टेट है और वो जो 8 राज्य में हम देखे हैं सेपरेटिज्म क्या होता है। हमारे देश में कभी सोवियत यूनियन जैसे राइट टू सिसीड नहीं दिया गया है। बहुत सारे खालिस्तान मूवमेंट से लेके ऑपरेशन टोपाक के समय तो नॉर्थ ईस्ट को भी बोला गया था कि कितना बल्कनाइजेशन कर दिया जाएगा, पाकिस्तान ने बोला था, जनरल जिया का थ्योरी था। हमारे देश में ये सब हुआ नहीं। तो आज हमारे देश का जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है कि हम राजनीतिक दल, मुझे तो लगता है कि अगर आर्मी के बारे में उनके अगर कोई डिस्कॉन्टेंट है, अगर मान लीजिए नाराजगी है, वो भी राजनीतिक दल के नाते वो असेंबली में, पार्लियामेंट में या पार्लियामेंट असेंबली के बाहर भी गांव-गांव तक अगर पहुंचाते हैं तो कम से कम एक एनार्की के तरफ नहीं जा रहे हैं, सही दिशा पे जा रहे हैं। और आप जो कह रहे हैं कि एक दल में कभी कभी जो डिक्टेटरशिप आता है वो अलग बात है। वो तो देखिए हर चीज का कोई डिस्टॉर्शन भी होते हैं, लेकिन ब्रॉडली हमारे देश में राजनीतिक दल को ऊपर आस्था बढ़ने का भी जो संकेत है और वो भी नॉर्थ ईस्ट जैसे एक रिमोट एरिया में, ये तो मुझे लगता है कि अखंड भारत के जो भावना है उसको पुष्टि देते हैं। लेकिन तरुण जी, नॉर्थ ईस्ट की जो जयंत आप बात करें, नॉर्थ ईस्ट की बात करते हैं, वहां पर अगर
अलगाववाद है, उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन एक बड़ा कारण वहां पर जो है राजनीतिक अस्थिरता भी हम देखते हैं। और एक और पॉलिटिकल पार्टी, क्योंकि यार मैं कहूँगी नॉर्थ ईस्ट में हम बार बार देखते हैं कि पाला बदल जिस तरह से होता है, तो वो एक कोई बहुत अच्छा संकेत नहीं। तो इरोम शर्मिला का आना, उस नॉर्थ ईस्ट में आना जहाँ की राजनीति अस्थिरता के लिए जानी जाती है, क्या हासिल कर पाएंगी? देखिए बहुत कुछ हासिल कर पाएंगे, और मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि वहाँ की अस्थिरता, वहाँ के जितने अलगाववाद और विद्रोहवाद है, उसके पीछे दिल्ली की आत्मीयता में कमी रही है। मणिपुर के बच्चे आज सारे हिंदुस्तान में चमक रहे हैं। हॉस्पिटैलिटी का आप बिजनेस देख लीजिए, सॉफ्टवेयर का देख लीजिए। उन लोगों को मणिपुर में स्कूल कॉलेज वह खुले में नहीं मिलते हैं। 166 दिन की हड़ताल, 220 दिन की हड़ताल, 66 दिन की हड़ताल, 50 दिन की हड़ताल, सब बंद रह जाता है। एक मेन उनका सड़क रहता है जो नागालैंड से होकर गुजरता है, वो भी बंद कर दिया जाता है। तो बच्चे क्या करें? कोई वाहन नहीं मिलता, अस्पताल नहीं मिलते, उनको गैस नहीं मिलती है। इस कारण से वे बच्चे सारी दुनिया हिंदुस्तान में चमक रहे हैं। उन लोगों को अगर हमारी आत्मीयता मिलेगी तो निश्चित रूप से वो आगे बढ़ेंगे। अब मैं आपको एक बात अपने सभी दर्शकों को भी बताना चाहता हूँ, मणिपुर इतना सुंदर है, पूरी दुनिया में मणिपुर के जो गीत, संगीत और नृत्य है, रासलीला है श्री कृष्ण की, वो दुनिया में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली सर्वश्रेष्ठ नृत्य प्रस्तुति है। वहाँ की होली दुनिया में प्रसिद्ध है। राजस्थान और उत्तर प्रदेश में वो होली नहीं होती है जो मणिपुर में 5 दिन तक लगातार चलती है, जिसमें मैं गया हूँ। लेकिन लोगों को मालूम नहीं है क्योंकि वे विशेष देश के बारे में जानना नहीं चाहते, केवल हिंदी प्रदेश तक अपने आप को सीमित रखते हैं। उस प्रदेश की शर्मिला है। उस प्रदेश में एक ओर तो इतना राष्ट्रीय एकता के स्वर है, दूसरी ओर ये भी है कि वहाँ पे पिछले 28 साल से हिंदी प्रतिबंधित है। भारत के हिंदी प्रदेशी लोगों को वहाँ से निकाला जाता है और वहाँ पे किसी विद्यालय में हिंदी नहीं पढ़ाई जाती है, हिंदी फिल्में नहीं दिखाई जाती है। मैरी कॉम मणिपुर की बेटी है, लेकिन मैरी कॉम पे बनी हिंदी की फिल्म नहीं दिखाने गई क्योंकि वो हिंदी में थी। तो इस परिस्थिति में बहुत संतुलन हो जाएगा अगर सभी लोग अलगाव की तो बात नहीं करते हैं, लेकिन जो इस प्रकार की अपने असंतोष की बात करते हैं, वह असंतोष लोकतांत्रिक ढंग से प्रकट हो, बहुत ज्यादा तो लोकतंत्र की मुख्य धारा में आएंगे। और दिल्ली को ये देखना पड़ेगा कि अपने दूर के प्रांतों के प्रति वह गर्मजोशी, आत्मीयता दिखाए, और भारत के बाकी शेष देश के लोग वे छुट्टियों में और अपने अवकाशों में और जगह न जाकर उत्तर पूर्वांचल जाए, चाहे मणिपुर जाए, अरुणाचल जाए, नागालैंड जाए। और उसमें जैसा आपने कहा कि दिल्ली को देखना पड़ेगा, तो जाहिर तौर पर दिल्ली में और कौन है? दिल्ली में आप हैं, दिल्ली में जीतू भाई हैं, आप लोग रहे हैं, तो दिल्ली को तो आप ही को देखना पड़ेगा कि दिल्ली कम से कम नॉर्थ ईस्ट को या फिर कश्मीर को या फिर जो दूर दराज के राज्य है उनको एक आंख से ना देखे, बल्कि उनको बराबरी का दर्जा दे। बहुत जरूरी। लेकिन बड़ी बात यह है कि इरोम शर्मिला को लेकर के, इरोम शर्मिला ने जो कुछ किया, क्या उससे सबक ले सकते हैं नक्सली देश के उत्तर पूर्व के और कश्मीर के अलगाववादी? इस पे बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। प्रकाश सूर्या, जीवन भर साथ का वादा, दमदार मजबूती की मिसाल। प्रकाश सूर्या GI पाइप्स, चले सालों साल। उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन, बस एक ही लक्ष्य, हर हुनरमंद को काम। ये मिशन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने शुरू किया है दिसंबर 2013 में। मूल उद्देश्य यही है कि हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा युवा उत्तर प्रदेश में हैं, इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस मिशन की स्थापना की कि युवाओं को रोजगार परक कौशल प्रदान किया जाएगा। उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन में जिन्हें ट्रेनिंग दिए जाने पर खास जोर है, उनमें शामिल हैं 14 से 35 साल के 5वीं पास युवा, अनस्किल्ड और सेमी स्किल्ड वर्कर और समाज के वंचित वर्ग। वंचित वर्गों में भी खास ध्यान रखा गया है महिलाओं का। उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के पूरे प्रोग्राम में 30% जगह महिलाओं के लिए रखी गई है और ये ट्रेनिंग पब्लिक प्राइवेट समझौते के तहत भी दी जा रही है। अभी मैं कोर्स कर रही हूँ और मेरा 3 महीने का कोर्स बाकी है। इस दौरान मुझे जॉब के बहुत सारे ऑफर मिल रहे हैं। स्किल डेवलपमेंट मिशन के जरिए सिखाए जा रहे हैं कुल 38 तरह के हुनर। उनमें खास है एग्रीकल्चर, ऑटोमोटिव, ब्यूटी कल्चर एंड हेयर ड्रेसिंग, फैशन डिजाइनिंग, कंस्ट्रक्शन, हेल्थ केयर, फूड प्रोसेसिंग, गारमेंट मेकिंग, फ्रेग्रेंस, फ्लेवर एंड परफ्यूम, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स। और इनमें बेहद खास है लखनऊ के बायोटेक पार्क में दी जा रही परफ्यूम बनाने की ट्रेनिंग।
ये युवा कन्नौज के इत्र बाजार से लेकर फ्रांस के परफ्यूम मार्केट तक अपने हुनर की खुशबू फैलाना चाहते हैं। मैंने यहाँ पे एक्सट्रैक्शन के कई तरीके सीखे, जिससे मुझे नए ऑफर्स आने लगे हैं। अब तक 46 लाख से ज्यादा युवा उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन में ट्रेनिंग पाने के लिए खुद को रजिस्टर करवा चुके हैं। उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन, प्रदेश सरकार की इस सार्थक पहल से उत्साहजनक परिणाम आ रहे हैं और प्रदेश की युवा शक्ति में नए जोश का संचार हुआ है। रोशनी का सिर्फ एक ही नाम, सूर्य। सूर्य एलईडी, खर्चा कम, चले ज्यादा, घर घर रोशनी का वादा। सूर्य। भाई बोले तो अपुन के एरिया में अपुन से बड़ा डेंजर कौन आ गया भाई? डेंगू और चिकुनगुनिया। बोले तो दोनों का गेम बजाते थे भाई। अरे पापा, कूलर में मच्छर की फैक्ट्री डाले लाए क्या? ड्रम, कूलर, गमले, पक्षियों के बर्तन वगैरह को हर हफ्ते साफ करने का। टायर, प्लास्टिक के कप, ग्लास, नारियल के खोल में पानी जमा न होने दे। डेंगू और चिकुनगुनिया का मच्छर साफ पानी में पनपता है। मच्छर के काटने से बचे। बुखार हो तो पैरासीटामोल लेने का, एस्प्रिन नहीं। पर भाई ये बीमारी का पता कैसे चलेगा भाई? सीधा है रे, बदन दर्द, सर दर्द, तेज बुखार, थकावट, बदन पे दाने निकले तो मतलब डॉक्टर को मिलने का, खुद डॉक्टर नहीं बनने का, समझा? वाह भाई, आप तो सचमुच के एमबीबीएस हो भाई। खेल की दुनिया से उत्तर प्रदेश के पास हीरो भी हैं और खेल के लिए जुनून और जज्बा भी। खेल से जुड़े इस जज्बे और जुनून को दिशा देने का फैसला किया उत्तर प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने। मेरा ये मानना है कि क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी की खेलों में विशिष्ट रुचि है, इसलिए खेल विभाग में अत्यधिक कार्य हुआ है विभिन्न क्षेत्रों में। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सही नीतियों के साथ मुहैया करवाई खिलाड़ियों को आधुनिक सुविधाएं भी। इसकी सबसे बड़ी मिसाल है लखनऊ के ध्यानचंद स्टेडियम में हॉकी का एस्ट्रो टर्फ। हम लोग को खेलने की सुविधा बहुत अच्छी है। यहाँ पे एक्स्ट्रा टर्फ मिला है और फ्लैश लाइट मिली है। ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की देन है कि हमें आज टर्फ पे खेलने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों से टैलेंट को तलाश कर उन्हें छोटी उम्र से खेल के मैदान में उतार दिया गया है। लेकिन शिक्षा की अहमियत को समझते हुए लखनऊ के गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज में 7वीं क्लास से बच्चों को आधुनिक सुविधाओं के साथ पढ़ाने का भी पूरा इंतजाम है। एक तो खेल की पढ़ाई हुई और साथ ही साथ कुछ विषयों की पढ़ाई हुई। तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उस इंफ्रास्ट्रक्चर को अत्याधुनिक करने का चेष्टा की गई है। खिलाड़ियों में बड़ा लक्ष्य हासिल करने का जज्बा भरने के लिए मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने ऐलान किया है कि राज्य का जो खिलाड़ी ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतेगा उसे 6 करोड़ रुपए, रजत पदक जीतने वालों को 4 करोड़ रुपए और कांस्य पदक जीतने वालों को 2 करोड़ रुपए का इनाम दिया जाएगा। कामयाब वही खिलाड़ी होगा जिसे सही कोचिंग मिले। इसके लिए जरूरी है अच्छे कोच। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस नियत से अलग अलग खेलों के लिए विदेश से माहिर कोच बुलवाए जो कोचेस को ट्रेनिंग दें। ये है कोशिश उत्तर प्रदेश के खेल के मैदान से ओलंपिक्स के बुलंद आसमान को छूने की। दो टूक में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं कि कैसे देश में लोकतंत्र मजबूत होने का संकेत एक बार फिर मिला है। इरोम शर्मिला मणिपुर की जिनको आयरन लेडी कहा जाता था, उन्होंने अपने 16 साल का जो संघर्ष है, जो भूख हड़ताल है, उसको तोड़ा, राजनीतिक पार्टी बनाई और अब वो कहती है अपनी मांगों को लेकर राजनीतिक प्रक्रिया से आगे बढ़ेंगी, चुनाव लड़ेंगी। लेकिन क्या इरोम शर्मिला से बाकी लोग भी सबक ले सकते हैं? हमारे साथ तरुण विजय जी, जयंत घोषाल जी और जीतू पटवारी जी जुड़े हैं। जीतू पटवारी जी, बहुत से लोग कहते हैं कि अगर हिंदुस्तान को मजबूत बनना है तो आपको आतंकवाद, अलगाववाद, नक्सलवाद, इन पर काबू पाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारी समस्या ऐसी है जो भारत को आगे बढ़ने से रोकती है। आपको क्या लगता है कि क्या इरोम शर्मिला के बहाने हम इन पर बात करें कि कैसे ये सब चीजें इन लोगों को मुख्यधारा में लाया जा सकता है? पॉलिटिकल पार्टियों की भूमिका क्या हो सकती है कि इस लोकतंत्र को और मजबूत बनाया जाए?
अशोक, आप इन मूल जिन बातों के आपने, वो चाहे अलगाववाद की बात हो, चाहे नक्सल की बात हो, चाहे और कई मुद्दे हो सकते हैं, इसके मूल में हम जाएंगे तो राजनीतिक मुद्दे ही बहुत हावी होते हैं और उसके इर्द गिर्द ही ये संगठन पनपते हैं और उसके बाद ही इस तरह की हरकतें में आते हैं जिससे देश का नुकसान होता है। वो चाहे आप मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ या बिहार या उड़ीसा या फिर हम आसाम में जाएं, कहीं भी देख लो आप, बेसिक ये है कि जब तक आप उनको मूल धारा में लाकर इस बात के लिए प्रेरित नहीं करते, और कई बार सरकारों ने किया भी है, इसको हम नकार भी नहीं सकते हैं, मूवमेंट चले, लेकिन अपने आप मूवमेंट चले, पर फिर वही पॉलिटिकल इश्यूज बने और भारी ताकतों ने, भारी ताकत मीन्स जो देश को कमजोर करना चाहती है, उन ताकतों ने उनको प्रेशर दिया। पर लोकतंत्र ही ऐसा एक आधार है जिसमें सारी समस्याओं को देश में रहते हुए देश की समाप्त की जा सकती है, सबके हकों को पाया जा सकता है, अपने मुद्दों को उठाया जा सकता है और अपने लक्ष्य को भी, जो देश के मूल भाव को प्रेरित करता है, वो चाहे आर्थिक समृद्धि की बात हो, सामाजिक उत्थान की बात हो, सामाजिक न्याय की बात हो, उसमें लाया जा सकता है। और शर्मिला ने जो कदम उठाया इसको प्रेरित तो करेगा ही उन लोगों को, पर बस शर्त है कि सरकार उस ओर कितना काम कर रही है, कितना ध्यान दे रही है, क्या प्रेरित करने के लिए मूवमेंट बना रही है, क्या ऐसा वातावरण तैयार कर रही है, ये भी एक सवाल होता है। और सरकार का ही दायित्व नहीं होता है, ये हम लोग जो हिंदुस्तानी हैं, भारतीय हैं, उनका भी दायित्व होता है कि इस तरह का माहौल बनाए कि दोनों पक्षों का ध्यान रखते हैं, उनके विचारों का ध्यान रखते हैं, उनको क्रिटिसाइज के ही पार्ट पे प्ले करें, सब लोग मिलके। अगर मेरा राजनीतिक लाभ हित साथ नहीं रहे मेरी पार्टी के तो मैं विरोध करूं, तरुण जी के नहीं साथ रहे तो वो विरोध करें। इस भाव से थोड़ा बच के कैसे हम लोगों को सेटिस्फेक्शन लेकिन जीतू पटवारी जी, अगर लोकतंत्र को मजबूत करना है तो राजनीतिक पार्टियों के अंदर, आपको नहीं लगता कि राजनीतिक पार्टियों के अंदर भीतरी लोकतंत्र भी मजबूत होना चाहिए? बिल्कुल। ये जो एक मैसेज जाता है कि भाई राजनीतिक पार्टियों के भीतर जो है वो उस तरह का लोकतंत्र नहीं है, राजनीतिक पार्टियां जब खुद ही अगर सरकार बनाने बिगाड़ने के खेल में लग जाती है तो वो भी गलत मैसेज जाता है कई राज्यों में। उसके कारण भी नक्सली कई बार या अलगाववादी जो है वो आप बिल्कुल, ये नॉर्थ ईस्ट में तो ये तक हुआ कि अलगाववादी और इस तरह के एलिमेंट्स जितने भी, उन्होंने ही सरकारें कई बार गिरा दी, पीछे से कहीं से आधार बना, कहीं से नहीं बना जी। ये बात भी सही है कि राजनीतिक पार्टियां ही अपने राजनीतिक लाभ के लिए उन्हीं को प्रेशर दे के ये लोकतंत्र की हत्या करती है, वो भी एक ध्यान देने योग्य बात है और इसमें सभी को सुधार करने की बात है। इसको पार्टी से क्रिटिसिज्म नहीं किया जा सकता है या विचार से क्रिटिसिज्म के पार्ट पे प्ले नहीं किया जा। जब भारतीयता की बात है, ये बिल्कुल सत्य बात है कि राजनीतिक आंतरिक लोकतंत्र को मजबूत करते हुए विचार जब पैदा होंगे तो इस तरह का आधार बनेगा जिससे नक्सलवाद लोकतंत्र की ओर प्रेरित होगा। जयंत घोषाल जी, आप क्या देखेंगे? मैं राजनीतिक पार्टियों की भूमिका की बात करूं, जब हम कहते हैं कि भाई कश्मीर में अगर मैं बात करूं तो कश्मीर में तमाम राजनीतिक पार्टियां जो हैं, हम देखते हैं कि चाहे वो महबूबा मुफ्ती हो या फिर उमर अब्दुल्ला हो, जब तक वो सत्ता में रहते हैं तब तक उनकी भाषा कुछ और होती है, सत्ता से बाहर जाते हैं तो उनकी भाषा कुछ और हो जाती है। तो लगता है कि कहीं ना कहीं जो है इस तरह की जो अलगाववाद वहां पर बढ़ रहा है या फिर वहां पर जो सेपरेटिस्ट अगर वहां पर जो आंदोलन करते हैं उसके पीछे कई बार लगता है पॉलिटिकल पार्टियां उसको भड़काने में आगे लगी, तो फिर हम कैसे मजबूत करेंगे लोकतंत्र? देखिए, कभी कभी लगता है कि पॉपुलिज्म जो बोलते हैं हम लोग, कि अगर हम इसको मान लेते हैं तो शायद वोट बैंक मिलेगा। ये जो वोट बैंक की राजनीति है, लेकिन हम 70 के दशक में चारू मजूमदार का माओइस्ट एक्टिविटीज, नक्सलाइट्स एक्टिविटीज हम देख चुके हैं जी। और वो स्वामी विवेकानंद या बंकिम चंद्र का स्टैचू को मतलब उसको तोड़ के वो सोचा था कि समाज को बदलेंगे, लेकिन अभी पता चला है कि उसमें कोई फायदा होता नहीं है। देखिए, महबूबा मुफ्ती के साथ जब भाजपा के संबंध अच्छा हुआ और सरकार बने, उस समय दिल्ली में मुझे किसी ने कहा था कि भाजपा के वह क्या हो गया, क्या भाजपा तो ऐसे कभी नहीं था और भाजपा को माना जाता है कि माइनॉरिटी के बारे में क्या एटीट्यूड है, ये तो अजीब बात है। तो हम उस समय यही मुझे लगा था कि ये तो अच्छी बात है कि अगर भाजपा इंक्लूसिविस्ट अप्रोच लेते हैं और वो वहाँ के जो वॉइस है जिसको रिप्रेजेंट करते हैं, अगर उसके साथ कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो इसको तो स्वागत करना चाहिए कि हम इसी दिशा में जाते हैं कि हम भारतीयत्व जो बोलते हैं उसके। और ये तो अच्छी बात है कि महबूबा मुफ्ती मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आ रहे हैं। मैं तो चाहता हूं कि हुर्रियत भी ये समझे, आज शर्मिला एक मॉडल हो सकते हैं। आप जो कह रहे हैं राजनीतिक दल के लोकतंत्र की समस्या, ये सब हम मानते हैं, लेकिन वो सब इंटरनल प्रॉब्लम, कांग्रेस में सबसे ज्यादा तो वो जो हम लोग चर्चा बहुत करते रहते हैं, वो सब समस्या आप एक तरफ रखिए, वो हम आज के चर्चा का विषय नहीं है। लेकिन आज शर्मिला को अगर मॉडल एक फेनोमेनन मान के
अगर नॉट ओनली नॉर्थ ईस्ट, पूरी देश में जहां जहां ये जो एक सब नेशनल मूवमेंट करते हैं और उसको एनार्की के तरफ ले जाते हैं, तो उसका सबसे अच्छा एंटीथीसिस यही होता है कि आप पॉलिटिकल सिस्टम में राजनीतिक जो पार्टी सिस्टम, देखिए नेहरू जी के समय तो वन पार्टी डोमिनेंट मल्टी पार्टी सिस्टम रजनी कोठारी ने बोला था, कम से कम वो वन पार्टी डोमिनेंस तो खत्म हो गया ना। अभी जो है वो अभी इतने सारे राजनीतिक दल और एक साथ मिलजुल के काम कर रहे हैं, जहां भाजपा बहुत बड़े पार्टी है लेकिन कितने स्टेट में कितने रीजनल आइडेंटिटीज हैं। तो अगर शर्मिला एक फेनोमेनन होते हैं और हमारे देश में, ये मुझे तो लगता है कि अखंड भारत को रखने में और ज्यादा फायदा हो सकता है ये फेनोमेनन। बिल्कुल। पर तरुण जी, एक आखिरी बात आपसे करोगे, जब हम शर्मिला की बात कर रहे हैं तो मुझे याद आ रहा है कि वो दिल्ली में आई थी, दिल्ली में आकर उन्होंने अरविंद केजरीवाल से भी मुलाकात की थी। अरविंद केजरीवाल भी आंदोलन के रास्ते आए, राजनीति में आए, आज राजनीति कर रहे हैं, लेकिन उनकी राजनीति को लेकर भी कई बार कई तरह के सवाल उठते हैं कि भाई उनकी राजनीति भी जो है वो बड़ी अलग तरह की है और वो जो है डिस्ट्रक्टिव राजनीति, इस तरह की लोग बात करते हैं। तो आपको लगता है कि ये जो है चीज, या फिर लगता है कि शायद समय के साथ अरविंद केजरीवाल सीख जाएंगे, तो उसमें क्या हर्ज है, राजनीति तो कर रहे हैं। इसमें अरविंद केजरीवाल वगैरह को इसलिए शामिल नहीं करना चाहता कि लोकतंत्र के रास्ते जो आए अपनी बात करे तो जनता उसका फैसला करती है। किसी के भी बारे में ABC कोई भी हो, जनता का फैसला शिरोधार्य होगा। वो जीते अच्छा, न जीते तो जनता का फैसला है। और इस दृष्टि से अगर उद्देश्य की ईमानदारी है और नियत साफ है तो लोकतंत्र जरूर साथ देता है। अगर गिलानी में या मीरवाइज में उद्देश्य की ईमानदारी है तो लोकतंत्र का सहारा लेंगे। आखिरकार 60 के दशक में कम्युनिस्ट पार्टी ने हिंसा का रास्ता छोड़ के लोकतंत्र अपनाया और नंबूद्रीपाद के नेतृत्व में केरल में दुनिया की पहली कम्युनिस्ट सरकार लोकतांत्रिक ढंग से बनी। बिल्कुल। उसके बाद विजय हारंकाल को राजीव गांधी त्रिपुरा में लेके आए और मुख्य धारा में उन्होंने शामिल किया। आतंकवाद और विद्रोह के रास्ते से हटकर वो मुख्य धारा में आए। ISCN-IM के साथ में नरेंद्र मोदी सरकार ने बातचीत की और एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ, जिसमें नागालैंड में हिंसा के रास्ते को छोड़कर बातचीत के रास्ते और लोकतंत्र के रास्ते से आना संभव हुआ। नक्सलियों से भी यही कहा जाता रहा कि अगर तुम ईमानदार हो और तुम्हारी नियत साफ है, तुम देश का विकास, जनता का विकास चाहते हो, तो लोकतंत्र से बढ़कर तुम्हारे हाथ में हथियार और क्या हो सकता है। लेकिन अगर विदेशी पैसा और विदेशी मन हो और नियत बेईमान हो और उद्देश्य जनता की भलाई नहीं बल्कि विद्रोह पैदा करके राष्ट्रीय गतिविधियां करना हो, तो आप निश्चित रूप से लोकतंत्र से डरेंगे। अगर शर्मिला ने जो रास्ता तय किया है वो उस पर चलती है तो अपनी बात रखे, उसको बात कहने का संविधान के अंतर्गत पूरा स्वतंत्र है। वो संविधान की आलोचना कर सकती है, संविधान में परिवर्तन की बात कर सकती है, संशोधन की बात कर सकती है। जो जनता चाहेगी उसके अनुसार उसको बल मिलेगा। बिल्कुल। यह उदाहरण उन लोगों के लिए भी है जो अपनी बात करना चाहते हैं लेकिन वे लोकतंत्र का सहारा लेने से हिचकिचाते हैं। बिल्कुल। इसीलिए सहारा जो है लोकतंत्र का ही लेना पड़ेगा, रास्ता जो है लोकतंत्र का ही है, चुनाव के जरिए ही है। और शर्मिला ने एक बार दिखाया, एक बार फिर यह दिखाया है कि रास्ता क्या हो सकता है। अलगाववाद, आतंकवाद, बम बंदूक, हड़ताल, ये सब रास्ते जो हैं आपको उधर नहीं ले जा सकते। ये सब रास्ते जो हैं एक तरह से कह सकते हैं असंतोष के जो रास्ते हैं वो आपको मंजिल तक, किसी मंजिल तक नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन एक रास्ता जरूर पहुंचा सकता है और वो लोकतंत्र है, राजनीति है। और शर्मिला का राजनीति में आना, पॉलिटिकल पार्टी बनाना इसलिए एक बहुत शुभ संकेत है। उम्मीद करेंगे कि देश के और अलगाववादी और आतंकवाद के लेकर जो लोग आगे बढ़ रहे हैं वो भी शर्मिला से कुछ सबक लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका दो टूक में जुड़ने के लिए। आज बस इतना ही दो टूक में, आपसे फिर मुलाकात होगी किसी और मुद्दे पर। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।